पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जबरदस्त बवाल चल रहा है। खबरें हैं कि पाकिस्तानी सेना की गोलियों में 14 आम लोग मारे गए हैं। लगभग पूरे पीओके में घेराबंदी है, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, इंटरनेट नदारद है। चौक चौराहों पर सिर्फ सुरक्षा बलों की बंदूकें दिखाई दे रही हैं। पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई गई है, दूसरे सूबों से पुलिस के दस्ते मंगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के 14,000 रेंजर्स सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। लेकिन ये सब किसी दंगे या हंगामे की वजह से नहीं हो रहा। ये सब वहाँ के चुनाव की तैयारियों का हिस्सा है। पीओके में चुनाव शुरू हो चुके हैं, पहले चरण के नतीजे भी आ गए हैं और चुनाव का विरोध करने वालों पर पाकिस्तान की पुलिस फायरिंग कर रही है। पीओके में ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, चुनाव कौन जीतेगा, क्या अब पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ यहाँ की सत्ता संभालेंगे? आखिर पाकिस्तान पीओके में क्या करने वाला है? आज के एपिसोड में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। अट्ठाईस जुलाई को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पहले फेज के चुनाव के नतीजे घोषित हुए। 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन की 13 सीटों पर हुए चुनाव में 9 पर नवाज शरीफ की पीएमएलएन पार्टी ने जीत दर्ज की, जबकि 4 सीटों पर भुट्टो परिवार की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी ने जीत दर्ज की। पाकिस्तान की सत्ता में इस वक्त इन दोनों पार्टियों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बना रखी है। नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पीओके में ये दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। पाकिस्तान के मीडिया डॉन न्यूज के मुताबिक 13 सीटों पर घोषित हुए नतीजे फाइनल रिजल्ट्स नहीं हैं। आधिकारिक नतीजे 3 फेज के चुनाव के बाद ही जारी होंगे। उधर भारत ने इन चुनावों को मानने से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया और इन चुनावों की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए। India's position on this particular matter has been clear, consistent and well known. The entire Union territories of Jammu, Kashmir and Ladakh, including the areas currently under illegal occupation and forcible occupation of Pakistan, are integral and inedible parts of India. The current cosmetic electoral exercise is nothing but an attempt by Pakistan to camouflage its illegal occupation and hide its grave human rights violations in the region. As we have stated earlier, the ongoing mass protests in the Pakistan occupied Jammu and Kashmir, of which you are aware, you would have seen the latest visuals from there, are the direct consequences of its economic exploitation, its denial of fundamental rights to the people and their administrative oppression. लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ इतना सीधा साधा नहीं होता। चुनाव नतीजे आने से पहले ही पीएमएलएन ने आरोप लगाया कि कोटली की एक विधानसभा सीट पर मतदान से पहले गड़बड़ियां हुई। पार्टी कार्यकर्ताओं का दावा है कि जिस पोलिंग बूथ पर स्टाफ और बैलेट सामान पहुंचाना था, वहां ले जाने की जगह सारा सामान किसी के घर पर पहुंचा दिया गया। इन आरोपों के बाद पीओके के चुनाव आयोग ने 2 प्रिसाइडिंग अधिकारियों को पहले निलंबित किया और फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। वोटिंग के दौरान हिंसा की खबरें भी सामने आई। कोटली के नकियाल विधानसभा क्षेत्र में हिंसा के दौरान पीपीपी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। पीपीपी का आरोप है कि यह घटना पीएमएलएन पार्टी के समर्थकों के साथ हुई हथियारबंद झड़प के दौरान हुई। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि 2 लोग घायल भी हुए हैं। इसके बाद पीपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अब सवाल ये है कि 40 लाख से भी कम मतदाताओं वाले पीओके के विधानसभा चुनाव में इतना तनाव, इतनी हिंसा, इतनी सियासी गर्मी आखिर क्यों देखने को मिल रही है? इसकी एक बड़ी वजह है इस चुनावी व्यवस्था का ढांचा, यानी इसका स्ट्रक्चर। इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि पीओके की विधानसभा बनती कैसे है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कुल 53 सीटें हैं। इनमें से 45 सीटों पर सीधे चुनाव होते हैं। इन 45 में से 33 सीटें पीओके के अंदर की हैं, जबकि 12 सीटें उन कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में रहते हैं। इसके अलावा 8 सीटें रिजर्व्ड हैं। इनमें 5 महिलाओं, 1 टेक्नोक्रेट, 1 धार्मिक विद्वान और 1 विदेशी कश्मीरी के लिए तय की गई है। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को 27 सीटों का आंकड़ा चाहिए होता है। अब जरा इन 12 शरणार्थी सीटों पर ध्यान दीजिए। ये सीटें आम चुनावी सिस्टम से काफी अलग मानी जाती हैं। इन पर वोट पीओके में रहने वाले लोग नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कराची, लाहौर, रावलपिंडी और सियालकोट जैसे शहरों में बसे कश्मीरी शरणार्थी डालते हैं।
इस व्यवस्था की शुरुआत 1960 में हुई थी, जिसके बाद 1974 में बने पीओके के अंतरिम संविधान में औपचारिक रूप दिया गया। पीओके की पॉलिटिकल हिस्ट्री और रिफ्यूजी सीट्स पर हमने पुराने एपिसोड्स में डिटेल में बात की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बार के चुनाव में 12 रिफ्यूजी सीटें ही सबसे ज्यादा फोकस में हैं। पीओके में मौजूदा विवाद और अशांति की एक बड़ी वजह भी यही सीटें हैं। असल में पीओके के संविधान का आर्टिकल 56 पाकिस्तान को यह ताकत देता है कि वो जब चाहे पीओके की चुनी हुई सरकार या राष्ट्रपति को बर्खास्त कर सकता है। इसके अलावा पीओके के 32 बड़े विषयों पर कानून सिर्फ पाकिस्तान बनाता है और स्थानीय पीओके असेंबली को कानून बनाने से पहले इस्लामाबाद से इजाजत लेनी पड़ती है। इन्हीं नियमों के खिलाफ पीओके का संगठन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC कई महीनों से प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान कई जगह सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। इन टकरावों में अब तक कम से कम 40 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में 6 पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों के जवान भी शामिल हैं। इसके बाद पीओके के चुनाव से पहले बड़ा बदलाव भी किया गया। शुरुआत में सभी 45 सीटों पर 27 जुलाई को एक साथ मतदान होना था। हर चुनाव में ऐसा ही होता है, लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने मतदान को 3 चरणों में बांट दिया। पहले चरण के चुनाव मीरपुर डिवीजन में 27 जुलाई को हुए। दूसरे चरण के चुनाव मुजफ्फराबाद डिवीजन और 12 शरणार्थी सीटों पर 2 अगस्त को होंगे। तीसरे और आखिरी चरण में 10 अगस्त को पुंछ डिवीजन में वोट डाले जाएंगे। पीओके के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि इसका मकसद चुनाव टालना नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना था। उनके मुताबिक पिछले कई हफ्तों से पीओके के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन का माहौल बना हुआ था। ऐसे में अगर पूरे इलाके में एक ही दिन मतदान कराया जाता तो सेना की टुकड़ियां हर जगह बंट जाती। इसलिए चुनाव को 3 चरणों में कराया जा रहा है ताकि सेना और सुरक्षा बलों को एक एक डिवीजन में ठीक से तैनात किया जा सके। लेकिन जानकारों का मानना है कि JAAC के आंदोलन के बीच पाकिस्तान के हुक्मरान इतनी जल्दी पीओके में चुनाव कराने से कतरा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं JAAC इन्हें किसी तरह से रोकने की कोशिश ना करे। इसलिए ही मुजफ्फराबाद और रिफ्यूजी सीटें, जहां प्रदर्शन सबसे ज्यादा उग्र थे, वहां चुनाव को 2 अगस्त के लिए टाल दिया गया। लेकिन पीओके का चुनाव सिर्फ वहां के प्रदर्शन और हिंसा की वजह से चर्चा में नहीं है। इसका कुछ श्रेय नवाज शरीफ को भी जाता है। मतदान से ठीक 1 हफ्ते पहले पाकिस्तान में 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके PMLN पार्टी के अध्यक्ष नवाज शरीफ ने एक दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी पीओके का चुनाव जीतती है तो वो खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कहेंगे कि उन्हें पीओके का अगला प्रधानमंत्री बना दिया जाए। उन्होंने पीओके को अपना दूसरा घर बताया। साथ ही वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो पीओके का बजट 10 गुना बढ़ा दिया जाएगा। नया मोटरवे बनाया जाएगा, मोबाइल अस्पताल शुरू किए जाएंगे और इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री का पद नहीं भी मिला तो भी वे हर 3 महीने में यहाँ आकर खुद इन प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा करेंगे। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या नवाज शरीफ ऐसा कर सकते हैं? माने क्या वो वाकई पीओके के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अगर चुनाव नतीजों की बात करें तो पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि इस्लामाबाद की सत्ता पर जिस पार्टी का कब्जा होता है वही पीओके में भी सरकार बनाती है। चुनाव दर चुनाव ही देख लीजिए। 1996 में PPP ने पाकिस्तान और POJK दोनों जगह जीत हासिल की। 2001 और 2006 में पाकिस्तान की सत्ता पर जनरल परवेज मुशर्रफ काबिज थे। उनके समर्थन के बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने POJK में चुनाव जीता। 2011 में पाकिस्तान में PPP सत्ता में थी, POJK में भी वही जीती। 2016 में पाकिस्तान में नवाज शरीफ की PMLN पार्टी की सरकार थी, POK में भी PMLN ने 2/3 सीटें जीत ली। 2021 में इमरान खान की PTI सत्ता में आई तो POK में भी पहली बार PTI की सरकार बन गई। और जैसे ही 2022 में इस्लामाबाद में इमरान की सरकार गिरी, साल भर बाद ही POJK में भी PTI का सफाया हो गया। इस साल के चुनाव में भी पहले फेज में तो कम से कम PMLN आगे ही चल रही है, यानी नवाज की पार्टी POK में आ सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नवाज शरीफ का प्रधानमंत्री बनना तय हो जाएगा। POK में प्रधानमंत्री की नियुक्ति इस्लामाबाद नहीं करता है। POK का प्रधानमंत्री वहां की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अपने बीच से चुनते हैं। यानी अगर नवाज को सच में POK का प्रधानमंत्री बनना था तो उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए था। यही बात उनके विरोधियों ने भी तुरंत उठाई। PPP के एक नेता ने तंज कसते हुए कहा कि POK का प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला कश्मीर की जनता और वहां की विधानसभा करेगी, न कि इस्लामाबाद। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी दोबारा हासिल नहीं कर पाए, इसलिए अब उनकी नजर कश्मीर की कुर्सी पर है। ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नवाज शरीफ को ये बयान औपचारिक दावा नहीं बल्कि POK के प्रति अपने लगाव को दिखाने का तरीका है। ये PMLN की चुनावी कैंपेन का हिस्सा था।
अगर नवाज को सचमुच में पीओके का प्रधानमंत्री बनना है तो सबसे पहले उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना होगा। उसके लिए पीएमएलएन को पहले किसी उपचुनाव के जरिए उनके लिए एक सीट खाली करानी होगी, लेकिन फिलहाल तो नवाज को ये कुर्सी नहीं मिलने वाली। यानी अब पूरी नजर 2 अगस्त के चुनाव पर होगी, जब मुजफ्फराबाद और 12 रिफ्यूजी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उन चुनावों के बाद ये काफी हद तक साफ हो जाएगा कि पीओके की सत्ता में अगले 5 साल तक किसका राज होने वाला है। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। अमेरिका और ईरान के बीच पिछली बार हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर आकर बातचीत अटक गई थी। ईरान चाहता है कि वो स्ट्रेट पर कंट्रोल करे, जबकि अमेरिका को ये मंजूर नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच फिर से जंग छिड़ भी गई थी, लेकिन अब उम्मीद जगी है कि इस संकट का भी हल निकल सकता है। खबर है कि ओमान ने ईरान के सामने हॉर्मुज़ पर कंट्रोल को लेकर नया प्रस्ताव रखा है और ईरान इस पर दिलचस्पी भी दिखा रहा है। प्रस्ताव ये है कि ओमान, ईरान और खाड़ी के कुछ देशों को मिलाकर एक रीजनल ग्रुप बनाया जाए। यही ग्रुप हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आवाजाही मैनेज करे। इसके अलावा ओमान का प्रस्ताव है कि हॉर्मुज़ के इलाके को 3 रूट में बांटा जाए। पहला, जो ईरान के समुद्री इलाके से होकर जाता है, दूसरा ओमान के समुद्री रास्ते से, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मार्ग से, यानी दोनों देशों के समुद्री रास्ते से बीच का जो रास्ता है वहां पर। ओमान की शर्त है कि अगर इस प्रस्ताव पर सहमति बनी तो ईरान को समुद्री माइंस हटानी होगी, जो कि फिलहाल उसने अंतर्राष्ट्रीय रास्ता जो दोनों देशों की टेरिटोरियल वाटर्स के बीच में है वहां बिछा रखी है। अभी तक हॉर्मुज़ में टोल वसूली को लेकर भी पेच फंस रहा था। इस पर ओमान का कहना है कि टोल की बजाय एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फीस ली जाए, लेकिन ये ऑप्शनल होगी, यानी जहाज चाहें तो अपनी मर्जी से ये फीस दे सकते हैं। लगभग ऐसी ही व्यवस्था स्ट्रेट ऑफ मलक्का में भी है, जहां जहाजों से ऑप्शनल सर्विस फी ली जाती है, जिसे नेविगेशन सिक्योरिटी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में लगाया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान और ईरान के बीच इस प्रस्ताव पर कई राउंड की बातचीत भी हुई और ईरान की तरफ से पॉजिटिव संकेत मिले हैं। यानी सब कुछ ठीक रहा तो दुनिया एक बड़े संकट से बाहर आ सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति प्रस्ताव पर भी बात बन सकती है, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे हैं, जहां वो 28 जुलाई को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करेंगे। 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद से दोनों लीडर्स के बीच ये पहली मुलाकात होगी। जाहिर है मीटिंग में ईरान से जुड़ी चर्चा भी होगी। इसके अलावा दोनों नेता लेबनान और गजा में चल रहे संघर्ष पर भी बात करेंगे। रॉयटर्स के मुताबिक नेतन्याहू इजराइल में अक्टूबर में होने वाले चुनाव से पहले ट्रंप का समर्थन भी चाहते हैं। वो चाहेंगे कि इसका फायदा उन्हें घरेलू राजनीति में मिले, क्योंकि चुनाव से पहले के सर्वे में वो पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दोनों देशों के रिश्तों में बीते कुछ समय से तनाव भी आया हुआ है। कई बार खबरें आई कि लेबनान और गजा में संघर्ष रोकने को लेकर ट्रंप इजराइल पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन इजराइल उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। नेतन्याहू से कई बार उनकी खटपट भी हुई। रिपोर्ट्स ये भी है कि अमेरिका अभी भी इजराइल के रवैये से ज्यादा खुश नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात से दोनों देशों के रिश्तों में वापस से भरोसा आता है या नहीं। अगली खबर, जापान के दक्षिण में स्थित क्यूशु आइलैंड में 7.1 मैग्नीट्यूड का तेज भूकंप आया। कुमामोतो और आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा झटके महसूस किए गए। भूकंप से अब तक 50 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। झटके इतने तेज थे कि कई इमारतें ढह गई। कुछ जगहों पर सड़कों और पुल में भी दरारें आ गई हैं। शुरू में सुनामी की चेतावनी भी दी गई थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। फिलहाल ट्रेन और फ्लाइट सर्विसेज को रोक दिया गया है। इलाके में बिजली काट दी गई है। आसपास के इलाकों में इमरजेंसी वार्निंग जारी की गई है। लगभग 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कहा गया है। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा कि अब तक भूकंप में होने वाले नुकसान का पूरा आकलन नहीं लग पा रहा है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।